हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। भारतीय संविधान की क्लास में मैं बीके पटेल आप सभी का पुनः वेलकम करता हूं। संविधान के आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। शॉर्ट में इसको कहते हैं हम CAG या आपका कैग। यूँ तो ये जो आपका टॉपिक है कैग या फिर आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जब आप रिवीजन करते हैं तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ये टॉपिक है। लेकिन जो छात्र पहली बार संविधान पढ़ रहे हैं या फिर इस टॉपिक को अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वर्तमान में जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो UPSC की परीक्षा हो, चाहे स्टेट PSC की परीक्षा हो, CGPSC हो या फिर व्यापम की परीक्षाएं हैं, उसमें यहाँ से कई प्रकार के डीप क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, UPSC में तो कई प्रकार के डीप क्वेश्चन पूछते हैं, PSC में भी पूछा गया है, व्यापम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इन फ्यूचर एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि वो उनको ही फॉलो करता है। तो आज के क्लास में हम CAG के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे कोई भी प्रश्न यदि आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो यदि आपने ये क्लास पूरे अध्ययन करेंगे अच्छे से तो वो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। साथ ही जो विद्यार्थी मुझसे छत्तीसगढ़ PSC और व्यापम के संपूर्ण कोर्स की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, सभी विषयों को पढ़ना चाहते हैं, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में प्रवेश संबंधी ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप के माध्यम से आपको सारी प्रक्रिया जो है वो आपका समझा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो आपका पद है, ये पद किस देश के संविधान से लिया गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है कि हमने कैग का पद जो है वो ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 है, अनुच्छेद 148, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन मिलता है और 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक कैग पद के बारे में जो है वो आपका उल्लेख किया गया है। आज की क्लास में हम ये तो समझेंगे ही कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद आपका होता क्या है, इस पद के संदर्भ में आपके संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, इनके क्या कार्य हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में कैग जैसे पदों का, CAG जैसे पदों का क्या महत्व है, CAG जैसे पद भारतीय लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक हैं, इसकी समझ पहले थोड़ी सी आप बिठाइए, उसके बाद हम कैग में एंटर करेंगे। देखिए, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र कब से आया? 1950 में आया, जब से भारत का संविधान लागू हुआ। तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन यहाँ पे है। ठीक है, और शासन में क्या होनी चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए। लोकतंत्र क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। योग्य व्यक्ति यहाँ पे होने चाहिए। तो इसके लिए भारतीय संविधान में कुछ क्षेत्र हैं जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। तो 4 प्रमुख क्षेत्र के बारे में मैं बताता हूं जो भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं, जिसमें से पहला जो क्षेत्र है वो आप मान सकते हो जुडिशरी या फिर आपका न्यायपालिका। आपको पता है, मैं पहले भी क्लासेस में पढ़ा चुका हूं कि भारतीय न्यायपालिका जो है वह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका भारत में विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होकर के कार्य करती है। तो यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो न्यायपालिका में योग्य लोग नहीं पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। इसीलिए किसी भी देश में न्यायपालिका का सुदृढ़ होना, निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है उस देश के लोकतंत्र के लिए। न्यायपालिका के बाद दूसरा जो आपका क्षेत्र है वो है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का कार्य है देश में चुनाव आयोजित कराना। तो चुनावों का सही ढंग से आयोजित होना जरूरी है। यदि चुनाव आयोग सही ढंग से कार्य नहीं करेगा, पारदर्शिता नहीं है, तो इससे भी लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि योग्य व्यक्ति चुन करके फिर आपका लोकतंत्र में नहीं पहुंचेंगे।
तो चुनाव आयोग की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए। अगला जो क्षेत्र है वो हमारा आज का पद है सीएजी का पद, कैग का पद। अब संक्षेप में अगर देखा जाए तो कैग का कार्य क्या होता है उसको तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही, यहीं पे मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं कि चुनाव आयोग ने चुनाव करा दिया। अब चुनाव के बाद जो लोग चुन करके आएंगे, जो चुनाव जीत करके आए हैं, अर्थात वो क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। वह सरकार को किस प्रकार से फिर चलाएंगे, अर्थात जनता के पैसों को किस प्रकार खर्च करेंगे, इसकी भी क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्योंकि पैसा तो हमारा है ना, आपका है, जनता का पैसा है जो हम टैक्स के रूप में पे करते हैं, सरकार हमसे टैक्स के रूप में लेती है और विभिन्न विकास कार्यों में खर्च करती है। लेकिन सरकार ने इन पैसों को सही ढंग से खर्च किया या नहीं, इसको जांचने की जिम्मेदारी, इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसके लिए कौन सा पद सृजित किया गया है? कैग का पद जो है वो सृजित किया गया है, जो भारत के लेखों की परीक्षा करता है, उसकी ऑडिटिंग जो है उसका काम कौन करता है? कैग करता है। इसको हम आगे देखेंगे। ठीक, तो कैग का पद भी बहुत जरूरी है लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए, ताकि सरकार सही ढंग से कार्य करे, जनता के पैसों को सही कार्यों में खर्च करे, कोई फिजूल खर्ची ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। इसके अलावा एक क्षेत्र और है जो कि है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी। प्रशासन में नौकरशाह की भी जरूरत होती है जो सुदृढ़ रूप से प्रशासन को चलाएंगे, और प्रशासन में योग्य लोगों की भर्ती होनी चाहिए। और इसके लिए किसकी स्थापना की गई है? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई है, जिसके परीक्षाओं के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे ऑफिसर जो हैं चुन करके आते हैं, जो प्रशासन को मजबूती प्रदान करते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इन चार तथ्यों के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सको कि इनके होने से सरकार में निष्पक्षता आती है, लोकतंत्र सही ढंग से जो है वो आपका काम करता है, जनता की भलाई के लिए वास्तविक रूप में वो काम करते हैं, भ्रष्टाचार जो है वो आपका नहीं होता। ठीक है, न्यायपालिका चुनाव आयोग यूपीएससी हम आगामी क्लासेस में जो है वो आपका चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कैग के बारे में। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप फुल फॉर्म में ये ध्यान दीजिएगा, ये कंट्रोलर नहीं होता, ये कंट्रोलर होता है, COM, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैग के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि ये कैग का पद जब इतना महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे पहला जो तथ्य आता है कि CAG कौन बन सकता है, कैग कौन बन सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि CAG पद की योग्यता क्या है। अब प्रश्न यहीं से चालू हो जाते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी भाग में CAG पद के योग्यता के बारे में कोई भी वर्णन नहीं है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि कैग पद की योग्यता के बारे में भारतीय संविधान में कोई वर्णन नहीं किया है। तो फिर इस पद के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो इस पद के लिए समय समय पर योग्यताओं का, सेवा नियुक्ति नियम का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। इसके लिए कैग का जो है वो आपका नियुक्ति नियम जो है 1971 में बना था, फिर 1976 में इसमें आपका महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, अमेंडमेंट लाया गया। उस संशोधन के बारे में भी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप ये याद रख लीजिए कि कैग की योग्यता के संदर्भ में भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसकी योग्यता संबंधी जो भी आपकी शर्तें वगैरह होती हैं उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप में आप याद रख सकते हैं कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं, वो इस पद पे नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? तो आईएएस स्तर के अधिकारियों को जो है इस पद पे नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त किया जाता है तो अगला प्रश्न ये उठता है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है?
ठीक है। तो आर्टिकल जो 148 है इसको भी आप अच्छे से याद रखिए, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूछ देगा कि कैग का जो आपका वर्णन है किसमें मिलता है? आर्टिकल 148 में। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसी में क्वेश्चन बढ़ाना चाहे तो कई प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे आपको ये याद रखना है कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति जरूर करता है, लेकिन राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ठीक है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। अब इस पे थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं, अब इस पर थोड़ा हम विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारतीय संविधान में ये एक बहुत बड़ी कमी है कि मंत्री परिषद अप्रत्यक्ष रूप से डिसाइड कर रहा है कि कैग के पद पे कौन जाएगा, सीएजी कौन बनेगा। अब मैं इसे कमी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंत्री परिषद एक्चुअल में क्या है? ये मंत्री परिषद ही क्या है? आपका सरकार है। वो सरकार जो जनता के पैसों को क्या करेगी? खर्च करेगी। और इस खर्च की जांच करने के लिए जो पद बनाया गया है सीएजी, इसकी नियुक्ति भी यही सरकार, यही मंत्री परिषद कर रहा है। ये तो वही बात हो गई, खुद खर्चा करो और खुद क्या कर लो? जांच कर लो। तो इसके लिए अगर आप सोचें थोड़ा सा, तो कैग की नियुक्ति के लिए एक प्रकार का नियुक्ति आयोग होना चाहिए। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई है, तो इसी प्रकार का कोई आपका कॉलेजियम होना चाहिए। अब कॉलेजियम क्या होता है हम उसको न्यायपालिका में जो है आपका पढ़ेंगे, या सरल शब्दों में कहें तो इनकी नियुक्ति करने के लिए कोई नियुक्ति आयोग होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री मेंबर के रूप में हों, लोकसभा अध्यक्ष हों, या राज्यसभा से भी कोई मेंबर ले सकते हैं, या जुडिशरी न्यायपालिका से कुछ न्यायाधीशों को ले सकते हैं। तो इस प्रकार का एक पैनल गठित हो जो किसकी नियुक्ति करे? कैग की नियुक्ति करे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है। आपको बस बेटा इतना याद रखना है कि जो कैग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्री परिषद की सलाह पर। समझ गए बात को? लेकिन जो कमी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे हो गई आपका नियुक्ति की। ठीक। तो नियुक्ति से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए जब राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं, सीएजी की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, तो इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति के संदर्भ में एक अधिपत्र या वारंट जो है वो जारी किया जाता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पे। अब दूसरी बात जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि राष्ट्रपति जो है वो कैग की नियुक्ति के संदर्भ में एक अधिपत्र या आपका वारंट जारी करते हैं। अब ये अधिपत्र वारंट क्या होता है? तो सरल शब्दों में कहूँ तो आपका अधिपत्र या वारंट जो है वो सीएजी की नियुक्ति के लिए एक प्रकार का अपॉइंटमेंट लेटर मान सकते हो, एक प्रकार का नियुक्ति पत्र आप इसको बोल सकते हो, जिसमें राष्ट्रपति की सील जो है वो आपका लगी होती है। देखिए अभी तक मैं राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ बातें आपको पढ़ाया हूँ हमारे ऑनलाइन क्लास में। ठीक है। और उसमें मैंने बहुत सारे पद जो हैं वो आपको बताए हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन बहुत कम ऐसे पद हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जिनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है किसी भी प्रकार का अधिपत्र या वारंट जारी करता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछता है कि निम्न में से किन पदों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति अधिपत्र या वारंट जारी करता है। सरल क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बनेगा? निम्न में से कौन से पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आप आसानी से बना लोगे। लेकिन इसी को थोड़ा सा कठिन करेगा तो ये पूछेगा कि किन पदों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र या वारंट जारी करता है। नियुक्ति वो कई सारे पदों करता है, लेकिन सभी के लिए वो वारंट जारी नहीं करता है। आपको 3 पद याद रखने हैं बेटा जिनकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति जो है वो अधिपत्र या वारंट जारी करता है।
पहला पद जो आपको याद रखना है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति आपका वारंट जारी करता है। आपको मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसके लिए वो क्या जारी करता है? नियुक्ति के समय अधिपत्र या वारंट जारी करता है। उसी प्रकार से आपको पता है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। तो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति के समय भी वो अधिपत्र या वारंट जारी करता है। और तीसरा तो मैंने को बताया ही आपको कि कैग की नियुक्ति के समय, सीएजी की नियुक्ति के समय भी राष्ट्रपति अधिपत्र या वारंट जारी करता है। तो ये 3 क्षेत्र आप जरूर याद रखो अच्छे से कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय वो वारंट जारी करता है, राज्यपाल की नियुक्ति के समय और कैग की नियुक्ति के समय जो है वो अधिपत्र या आपका वारंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई इसको क्विक रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले तो बात आती है कैग की योग्यता की। तो मैंने बताया इसके बारे में संविधान में वर्णन नहीं है। संसद जो है योग्यताओं का जो है निर्धारण करता है। इसके लिए खास करके आईएएस अधिकारी इस पर नियुक्त होते हैं। इसके लिए नियुक्ति नियम 1971 है, जिसमें महत्वपूर्ण संशोधन 76 में हो चुका है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब बात आती है नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने बताया राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। साथ ही मैंने बताया कि 3 ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अधिपत्र और वारंट जारी करता है, जिसमें से कैग भी एक है। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के समय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो है इस प्रकार का अधिपत्र या आपका वारंट जो है जारी करता है। ठीक है, अब हो गई कैग की नियुक्ति। ठीक है, अब कैग की नियुक्ति हो गई तो अब हम देखते हैं कि कैग को शपथ कौन दिलाता है। सीएजी के शपथ के बारे में, ओथ के बारे में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो नियुक्ति करेगा वो क्या दिलाएगा? आपका शपथ दिलाएगा। अर्थात कैग को शपथ जो है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये हो गया कि सीएजी को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर हो गया राष्ट्रपति। अब बात करते हैं कि सीएजी किन बातों की शपथ लेता है। तो अनुसूची आपने पढ़ी हुई है। भारतीय संविधान की जो आपकी 12 अनुसूचियां हैं मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हैं। तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूची में जो अनुसूची क्रमांक 3 है, इस अनुसूची क्रमांक 3 में जो है वो आपका शपथ का उल्लेख मिलता है, शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है। तो जो कैग है, सीएजी है, भारत की अनुसूची 3 में उल्लेखित शपथ के अनुसार भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा का शपथ लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख आप जानते हैं अनुसूची 3 में जो है मिलता है। तो कैग जो है वो भारत के राष्ट्रपति के सामने संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का क्या लेता है? आपका शपथ लेता है। ठीक है, शपथ के बाद अब हम बात करते हैं कैग पद के कार्यकाल के बारे में, अवधि के बारे में, टेन्योर के बारे में, कि सीएजी पद का जो कार्यकाल होता है वो कब तक के लिए होता है, कितने वर्षों के लिए होता है। और ये बड़ा ही ट्रिकी है और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे भारतीय संविधान में सीएजी पद के योग्यता के बारे में वर्णन नहीं था, उसी प्रकार भारतीय संविधान में कार्यकाल के बारे में भी वर्णन नहीं है। और जिस बात के बारे में वर्णन नहीं है उसका निर्धारण कौन करेगा भाई? संसद करेगा। तो यहाँ पे फिर संसद जो है वो आपका कैग के सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाते रहती है। और भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार सीएजी पद का कार्यकाल जो होता है वो होता है अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले आ जाए इसमें। इसका मतलब क्या है? उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 55 वर्ष की आयु में क्या बना? आपका कैग पद पे क्या हुआ? आपका नियुक्त हुआ। तो वो मैक्सिमम 6 साल कार्य करेगा। मतलब 55 में आप 6 जोड़ देते हैं तो वो 61 वर्ष की आयु तक क्या किया? 6 साल तक कैग के पद पे कार्य किया। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 62 वर्ष की आयु में कैग पद पे नियुक्त होता है,
तो वो 4 साल ही काम कर पाएगा, क्योंकि 4 साल बाद तो उसकी 3 साल ही वो काम कर पाएगा, क्योंकि 3 साल बाद तो उसकी आयु कितने वर्ष हो जाएगी, 65 वर्ष हो जाएगी। तो या तो 6 साल पहले हो जाए या तो 65 वर्ष पहले हो जाए, ठीक है, दोनों में से जो पहले आएगा तो आपका उतना उसका क्या माना जाएगा, कार्यकाल। मतलब 55 वर्ष का व्यक्ति कैग नियुक्त होता है तो 6 साल कार्य कर रहा है, लेकिन 62 वर्ष का व्यक्ति कैग नियुक्त होता है तो मात्र 3 साल कार्य कर पाएगा, क्योंकि 3 साल में उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 65 वर्ष हो जाएगी। तो ये नियम आप याद रखेंगे। कार्यकाल के संदर्भ में बेटा सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि कार्यकाल के बारे में जो आपका वर्णन है ये संविधान में नहीं है, इसके बारे में नियम संसद ने बनाया है। अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक इस चीज़ को आप याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अंतिम में सीएजी पद की पद मुक्ति के बारे में। पद मुक्ति में सबसे पहला चीज़ जो आप याद रखिए कि जो सीएजी हैं वो त्याग पत्र किसको देते हैं, कैग त्याग पत्र किसको देता है, तो त्याग पत्र नियुक्तिकर्ता को देगा, अर्थात कैग जो हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, आपका राष्ट्रपति को दे। तो ये तो आपका त्याग पत्र के बारे में बात हो गई। यहाँ पे अब बात आती है कि पद से हटाने की, ठीक है। पद से हटाया कैसे जाएगा, स्वेच्छा से त्याग पत्र तो वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, लेकिन कार्यकाल से पहले सीएजी को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो सीएजी के पद मुक्ति के संदर्भ में, सीएजी को पद से हटाने के संदर्भ में भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि सीएजी को कैग को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। फिर से बोल दे रहा हूं, भारतीय संविधान में यह वर्णन मिलता है कि कैग को उसी विधि के द्वारा हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऐसा वर्ड वहां पे देखने को मिलता है। और आप सभी को यह पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कैग को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लानी पड़ेगी, महाभियोग प्रक्रिया लानी पड़ेगी। राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग कैसे लाया जाता है, राष्ट्रपति वाली क्लास में मैंने आपको विस्तार से समझाया है। न्यायपालिका में महाभियोग की क्या प्रक्रिया है उसको मैं न्यायपालिका में पढ़ाऊंगा, और सेम प्रक्रिया किसकी है, आपकी कैग की है। तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि महाभियोग इस प्रकार कैसे लाते हैं। संक्षेप में यहाँ पे बता देता हूँ कि कैग को हटाने के लिए महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। मतलब महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में भी पहले लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों के समर्थन से लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसको हम न्यायपालिका में समझेंगे। तो फिलहाल कैग के बारे में इतना ज़रूर आप याद रखें कि भारतीय संविधान के अनुसार कैग को पद से हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है, अर्थात इनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से जो है वो आपका हटाया जाता है। और आपको पता ही होगा महाभियोग प्रक्रिया के चलते किसी को हम केवल 2 कारणों से पद से हटा सकते हैं, या तो शारीरिक अक्षमता के कारण, शारीरिक अक्षमता के कारण उसको हम पद से हटा सकते हैं कि शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम है, या तो फिर सिद्ध कदाचार के कारण, ये प्रमाणित हो जाए कि उन्होंने कदाचार किया है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। तो शारीरिक अक्षमता और सिद्ध कदाचार के कारण आपका सीएजी को महाभियोग ला करके पद से हटाया जा सकता है। त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति उसी प्रक्रिया से, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया से। केवल शारीरिक अक्षमता या सिद्ध कदाचार होने पर ही जो है उनको पद से जो है आपका हटाया जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं सीएजी पद के वेतन भत्तों के बारे में। ठीक है, तो देखिए कैग का जो आपका वेतन है, सीएजी का जो आपका वेतन है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो आंसर आएगा इसका निर्धारण करती है संसद। ठीक है, साथ ही सीएजी के जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर जो है वो आपका भारित होते हैं।
अब यहाँ पे कई बार ये शब्द आता है कि इसका वेतन संचित निधि पर भारित है, जैसे सीएजी का वेतन संचित निधि पर भारित है। तो संचित निधि पर भारित का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये शब्द है भारित व्यय। भारित व्यय से तात्पर्य ये है, ये इस प्रकार का व्यय होता है संचित निधि से जिसके ऊपर संसद में बहस तो की जा सकती है, चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर मतदान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के व्यय के ऊपर उसको कहा जाता है भारित व्यय। तो याद रखेंगे कि कैग के वेतन भत्तों का जो आपका निर्धारण है वो संसद द्वारा किया जाता है, और कैग का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि सीएजी के जो वेतन भत्ते हैं, सीएजी के पद में रहते हुए उसके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन, लाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं वेतन भत्ते, लेकिन उसके पद में रहते हुए उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, कम नहीं कर सकते, मतलब अलाभकारी परिवर्तन जो है वो आपका नहीं कर सकते हैं। तो कैग के वेतन भत्तों के बारे में इतनी बातें जो है वो आपको याद रखनी है कि संसद द्वारा जो है निर्धारित होती हैं, संचित निधि पर भारित होती हैं, और उनके मतलब कैग के पद पे रहते हुए उनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन जो है वो आपका नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज कैग से संबंधित आप याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि सीएजी पद पे कार्य किया, कैग रहा, तो पदमुक्ति के बाद या रिटायरमेंट के बाद ये जो व्यक्ति है वो भारत सरकार में या फिर भारत के किसी राज्य में, राज्य सरकार में किसी भी प्रकार का लाभ का पद जो है वो आपका ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब दूसरे किसी नौकरी वगैरह में और कार्य नहीं कर पाएगा सीएजी पद पे कार्य करने के बाद। सुनने में तो बड़ा इजी है, या आप इसको क्विक रट सकते हैं कि जो कैग होते हैं वो पदमुक्ति के बाद या रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकार का और लाभ का पद धारण नहीं करते हैं, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी धारण नहीं करते हैं, चाहे भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, स्थानीय अभिकरण का हो। ठीक है। लेकिन कुछ पद जो हैं वो धारण कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इसमें वो अपवाद नहीं कहे जा सकते, असल में वो लाभ के पद ही नहीं है। याद रखिए, मैं पूर्ववर्ती क्लास में कई बार कुछ पदों का मैंने नाम लिया है और बार बार आपको ये समझाया है कि ये पद लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते। एक बार आपके सामने फिर लिख देता हूँ, भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत के उपराष्ट्रपति का पद, राज्यों के राज्यपाल का पद, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो मंत्री होते हैं, इतने पद ये लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते। क्लियर है? अर्थात कैग जो है, सीएजी जो है वो रिटायर होने के बाद इन पदों पे जा सकता है, लेकिन किसी सरकारी पद पे नहीं जाएगा। वो लाभ के पद की श्रेणी में आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्य के मंत्री वो नियुक्त, चयनित हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। तो सरल शब्दों में तो बड़ा आसान है कि कैग जो होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पे आपका नहीं जा सकते, लेकिन ये जो मैंने लाल कलर में पद लिखे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र राज्य के मंत्री, वो बन सकते हैं। इसका मैं आपको एक साक्षात उदाहरण देता हूँ कि भारत में पहले एक सीएजी थे त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, शॉर्ट में उनका नाम है टीएन चतुर्वेदी। टीएन चतुर्वेदी ये भारत में सीएजी जो हैं वो रह चुके हैं, और आफ्टर रिटायरमेंट जो हैं ये राज्यपाल के पद में भी कार्य किए। अब आप कहेंगे कि कैग तो रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरे पद पे नहीं जा सकता, तो दूसरे लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता, और मैंने ये जो पद बताए हैं ये लाभ के पद की कैटेगरी में नहीं आते। इसीलिए टीएन चतुर्वेदी कैग होने के बावजूद वो राज्यपाल पद पे भी क्या हुए थे, आपके नियुक्त हुए थे। ठीक है। तो इतनी बातें जो हैं वो आपको कैग के बारे में याद रखनी है। क्विक रिवीजन कर देता हूँ कुछ बातों को जो मैंने आपको अभी बताया। कार्यकाल की बात की जाए तो मैंने बताया कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। संसद ने यह निर्धारित किया है कि अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले आ जाए। इसके बाद में मैंने आपको त्यागपत्र के बारे में बताया कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है।
हटाने के संदर्भ में भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है कि उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात इनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो है आपका हटाया जाएगा। शारीरिक अक्षमता या सिद्ध कदाचार के चलते ही महाभियोग जो है वो आपका लाया जाता है। इसके बाद जो है मैंने जो है आपका इनके वेतन भत्तों के बारे में बताया कि जो कैग के वेतन भत्ते होते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इनके वेतन भत्तों में इनके पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आफ्टर रिटायरमेंट या पद मुक्ति के बाद कैग जो है भारत सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय अभिकरण के किसी भी सरकारी पद पे, लाभ के पद पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ पद हैं जो लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र राज्य के मंत्री वगैरह ये बन सकते हैं। इसमें मैंने आपको टी.एन. चतुर्वेदी जी का जो है वो आपका उदाहरण भी बताया। ठीक है, अब हम बहुत ही मेन मुद्दे पे बात करते हैं कैग के कार्य के बारे में। ठीक है, सीएजी के कार्य के बारे में। देखिए, सीएजी के बारे में उल्लेख मिलता है आर्टिकल 148 में, और मैंने शुरुआत में बताया कि सीएजी के बारे में पूरा उल्लेख आर्टिकल 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151 तक मिलता है। और सीएजी के मुख्य रूप से 3 प्रकार का जो आपका कार्य है इसके बारे में उल्लेख मिलता है आर्टिकल 149 में, आर्टिकल 150 में और आर्टिकल 151 में। ये लगातार जो 3 अनुच्छेद हैं उसमें कैग के महत्वपूर्ण 3 प्रकार के कार्यों का उल्लेख मिलता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 149 में कैग के किन कार्यों का जो है वो आपका उल्लेख मिलता है। देखिए बेटा, कैग के कार्यों को समझने से पहले आपको 2 शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, 2 तथ्यों से परिचित होना जरूरी है। पहला, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं। दूसरा, ऑडिटिंग किसे कहते हैं क्योंकि सीएजी इन्हीं कार्यों को करता है, अकाउंटिंग का काम और आपका ऑडिटिंग का काम। अकाउंटिंग को अगर हिंदी में कहा जाए तो अकाउंटिंग मतलब होता है लेखांकन, और ऑडिटिंग मतलब होता है लेखा परीक्षण या समपरीक्षण, जो भी कहना चाहें आप। तो लेखांकन या अकाउंटिंग क्या होता है और लेखा परीक्षण या ऑडिटिंग क्या होता है, पहले अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप कैग के कार्यों को भी आसानी से समझ जाएंगे। पहले बात करते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो पैसा आपको दिया गया, ठीक है, या सरकार के संदर्भ में कहूँ तो जो पैसा सरकार के पास है और सरकार ने उस पैसे को जो खर्च किया उसका हिसाब किताब रखना। ठीक है, कि कहाँ कितना पैसा खर्च किया गया और कहाँ कहाँ खर्च किया गया, कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया गया, किन किन क्षेत्रों में किया गया और कितना किया गया, इसका हिसाब रखना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। सरल भाषा में कहूँ तो मान लीजिए आपके पापा ने आपको 5,000 रुपये दिए, ठीक है, तो आपने उसमें से 2,000 रुपये जो है वो कपड़े खरीदने में खर्च कर दिए, 1,000 रुपये मोबाइल में खर्च कर दिए, 1,000 रुपये आपका खाने पीने में खर्च कर दिए। तो आप उसका क्या रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया और कितना खर्च किया, अर्थात खर्चों का हिसाब किताब रखना कि कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, ये कहलाएगा अकाउंटिंग या आपका लेखांकन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिटिंग। क्या होता है ऑडिटिंग? मतलब होता है जांच करना। किसकी जांच करना? इस हिसाब किताब की जांच करना। कहने का मतलब ये है कि जो पैसा आपको दिया गया था जिस कार्य में खर्च करने के लिए, क्या आपने उसी कार्य में खर्च किया? अर्थात जिस मद के लिए आपको पैसा दिया गया था क्या आपने उसी मद पे खर्च किया है? ठीक है, क्या खर्च करते समय आपने मितव्ययिता के सिद्धांत को अपनाया, अर्थात कम खर्चा करने के सिद्धांत को अपनाया? कहीं आपने फिजूल खर्ची तो नहीं की, कहीं आपने भ्रष्टाचार तो नहीं किया? ये सभी देखना क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाता है। ठीक है, अर्थात इस हिसाब किताब का जो आपने ब्यौरा प्रस्तुत किया है, इसकी क्या करना?
जांच करना, ये क्या कहलाएगा? ऑडिटिंग। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रख लें कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग कार्य हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे इस बात की जांच की जाए कि मैं बीके पटेल कैसा पढ़ाता हूं, ठीक है, और यदि इस संबंध में मान लीजिए मुझसे पूछा जाए, खुद से पूछा जाए, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे कार्यों की जांच मैं खुद कैसे कर सकता हूं। इसके लिए सही जांच ये होगा कि आप जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो ये जांच करें कि मैं ठीक पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता। ठीक यही बात यहां पर भी लागू होती है, अर्थात जो हिसाब किताब रखेगा वो खुद जांच कैसे करेगा। ठीक है, सही हिसाब किताब है या नहीं ये जांच तो दूसरा करेगा। कहने का मतलब हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति कोई और होना चाहिए और उसकी जांच करने वाला व्यक्ति कोई और होना चाहिए। और ये सब उदाहरण मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वो मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर के 1976 तक, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण कहने का मतलब 1950 से लेकर के 1976 तक, 1976 तक जो सीएजी है, जो कैग है, ठीक है, वो भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ये दोनों कार्य करते थे। कहने का मतलब भारत सरकार ने कहां कहां किन मदों पे कितना खर्चा किया इसका ब्यौरा खुद सीएजी रखते थे, और वो खर्च सही तरीके से किए गए हैं कि नहीं, सही मदों पे किए गए हैं कि नहीं, फिजूल खर्ची तो नहीं की गई है, भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। अर्थात ऑडिटिंग का काम भी खुद कौन करते थे? कैग करते थे, सीएजी करते थे। 1976 में फिर जो मैंने आपको उदाहरण दिया ये वही बात हो गई कि मैं खुद पढ़ाऊं और खुद ये जज करूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता। तो 1976 में ये मांग उठने लगी कि ये जो आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो काम है उसको अलग अलग किया जाए। और इसी के चलते 1976 में सीएजी से अकाउंटिंग का काम जो है वो छीन लिया गया। सीएजी से अकाउंटिंग का काम, लेखांकन का काम, हिसाब किताब रखने का काम छीन लिया गया और वर्तमान में 1976 से लेकर के अभी वर्तमान तक सीएजी केवल जो हैं वो ऑडिटिंग का कार्य करते हैं, अर्थात लेखा परीक्षण करने का कार्य करते हैं। 1950 से 1976 तक ये दोनों कार्य करते थे। फिर 1976 में जो अमेंडमेंट लाया गया, 1971 के सेवा शर्तें जो आपके नियम थे सीएजी के, उसमें ये परिवर्तन कर दिया गया कि अब कैग जो हैं वो केवल ऑडिटिंग का काम करेंगे, अकाउंटिंग का काम कोई और करेगा। कौन करेगा उसको मैं क्लास के अंतिम में बताता हूँ, उसको थोड़ा रहस्य रखते हैं अभी, ठीक है। तो ऑडिटिंग का अब काम कौन कर रहे हैं? केवल ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं कौन? आपके कैग। पहले वो अकाउंटिंग का काम भी करते थे, ठीक। लेकिन ये जो कैग हैं केवल ऑडिटिंग का जो काम है ये केवल केंद्र सरकार के लिए कर रहे हैं। राज्य सरकार के संदर्भ में नियम थोड़ा बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब 1976 में ये प्रावधान केंद्र ने अपनाया कि सीएजी जो है वो अब अकाउंटिंग का काम नहीं करेंगे, केवल ऑडिटिंग का काम करेंगे, और ये प्रावधान जब केंद्र ने राज्यों को लागू करने के लिए कहा तो राज्यों ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अकाउंटिंग किसी और से कराएं, ऑडिटिंग किसी और से कराएं, हम ये प्रावधान जो है वो लागू नहीं कर सकते। तो राज्य सरकारों के लिए सीएजी या कैग जो हैं वो आज भी अकाउंटिंग का काम भी कर रहे हैं और ऑडिटिंग का काम भी कर रहे हैं राज्य सरकारों के लिए। लेकिन केंद्र सरकार के लिए जो सीएजी हैं वर्तमान में केवल ऑडिटिंग का कार्य कर रहे हैं। इस बात को बड़े अच्छे से समझ जाना कि वर्तमान में केंद्र सरकार के लिए कैग जो है वो केवल ऑडिटिंग का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के लिए कैग आज भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का कार्य करते हैं। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग क्या होता है। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया।
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1950 से लेकर के 1976 तक कैग जो है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कार्य करते थे, लेकिन 76 से कैग अब केवल ऑडिटिंग का कार्य करते हैं। किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। लेकिन राज्य सरकार ने चूंकि इन प्रावधानों को लागू नहीं किया, तो कैग राज्य सरकार के लिए आज भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करते हैं। क्लियर है? ठीक है। और ये जितनी भी मैं अभी कार्य बताया आपको, इनका उल्लेख किस में मिलता है भाई? आर्टिकल 149 में, अनुच्छेद 149 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 150 की, आर्टिकल 150 का। ठीक है। अनुच्छेद 150 में जो है ये उल्लेख मिलता है कि भारत सरकार अपने खर्च का जो ब्यौरा है, अर्थात अपने जो आपके खाते वगैरह हैं, उनके जो आपके अकाउंट्स हैं, इनको किस प्रारूप में रखेगी, इसका निर्धारण भी सीएजी करता है। अर्थात भारत सरकार के अकाउंट्स किस प्रारूप में रहेंगे, अर्थात भारत सरकार के लेखाओं का जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा, इसका निर्धारण भी कौन करता है? सीएजी करता है कि इस प्रकार से खर्चों के लिए आप क्या बनाइए? अकाउंट्स बनाइए। ये निर्धारण कौन करते हैं? कैग करते हैं। और कैग के सिफारिश पर ही जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के लिए लेखा का प्रारूप जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत सरकार के खर्चों के लिए जो आपका लेखा का प्रारूप होता है, उसका निर्धारण जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको बनाता कौन है? कैग बनाता है। क्लियर है? ये एक कार्य है आर्टिकल 150 के तहत। आर्टिकल 150 के बाद अब हम बढ़ते हैं सीएजी के अगले कार्य की ओर, जिसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 151 में। मैंने कहा था आर्टिकल 149, 150 और 151 में तीन प्रमुख कार्यों का उल्लेख मिलता है। 49 और 50 हम देख चुके। अब बात करते हैं अनुच्छेद 151 के बारे में। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 151 में यह उल्लेख मिलता है कि जो सीएजी हैं ये अपनी जो जांच रिपोर्ट हैं, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। केंद्र सरकार की बात हो रही है। राज्य सरकार में जब प्रस्तुत करना रहता है तो वो राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार को उदाहरण लेकर के मैं बता रहा हूँ कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है? संसद में रखवाता है। ठीक है। संसद के सामने रखवाता है। कौन? राष्ट्रपति। तो ऐसा भी कथन मिलता है कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से आपका संसद के पटल पर, लोकसभा के पटल पर जो है वो आपके रखते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति को पहले सौंपेंगे, राष्ट्रपति रिपोर्ट जो है वो संसद में रखते हैं। अब देखिए, हम आगामी क्लास में संसद की विभिन्न समितियां पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम संसद की स्थायी समितियों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और जिसमें से एक समिति है वित्तीय समिति। इस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी भी कहा जाता है शॉर्ट में इसको, लोक लेखा समिति या पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। ठीक है। अब ये जो लोक लेखा समिति होती है बेटा, ये जो रिपोर्ट कैग के द्वारा संसद में रखवाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, इस रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का मेन काम है कैग के रिपोर्ट की क्या करना? जांच करना। ठीक है। अब लोक लेखा समिति क्या होती है उसके बारे में तो मैं समिति वाले क्लास में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं कि लोक लेखा समिति में जो हैं वो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। परंतु खास बात ये है कि इन 22 सदस्यों में से कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता। मंत्री पद के लोगों को इसमें सदस्य नहीं रखा जाता। सामान्य सदस्य जो हैं वो आपके होते हैं। बाकी डिटेल में हम समिति वाली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 151 के तहत
कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाता है और संसदीय समिति, संसद की जो लोक लेखा समिति है वो कैग के इस रिपोर्ट की क्या करती है, आपका जांच करती है। ठीक है, तो इतनी बातें जो है आपको सीएजी के बारे में याद रखनी है। कार्य जो मैंने बताया उसको एक बार मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन कर देता हूँ। कैग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 149, 150, 151 में मिलता है। अनुच्छेद 149 के अनुसार 1950 से 1976 तक, 1950 से 1976 तक कैग अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों का कार्य करते थे केंद्र सरकार के लिए, लेकिन 1976 से वो केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग का कार्य कर रहे हैं, बल्कि जबकि राज्य सरकार के लिए अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों का कार्य कर रहे हैं। आर्टिकल 150 के तहत भारत के लेखा का प्रारूप कैग निर्धारित करता है और उसी की सिफारिश पर इसका निर्धारण कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। 151 में बताया कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का संसद के सम्मुख रखते हैं और जो लोक लेखा समिति होती है वो कैग की रिपोर्ट की क्या करती है, जांच करती है। अब हम सबसे अंतिम में उसी रहस्य के बारे में बात करते हैं जिसको मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 1976 में कैग को लेकर के ये प्रावधान किया गया कि अब कैग जो हैं वो केवल ऑडिटिंग का कार्य करेंगे। ऑडिटिंग का कार्य कौन करेगा, सीएजी कैग। वो कौन सा कार्य नहीं करेंगे, अकाउंटिंग का कार्य, लेखा जोखा का कार्य जो है वो आपका नहीं करेंगे। तो ये काम कौन करेगा, इसके लिए बेटा 1976 में अकाउंटिंग के लिए एक पद सृजित किया गया, सीजीए। सीएजी अलग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और सीजीए जो होता है ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, हिंदी में इसको महालेखाकार कहा जाता है। अर्थात 1976 से केंद्र सरकार में अकाउंटिंग के लिए नया पद सृजित किया गया, सीजीए या महालेखाकार का पद। यह पद जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत जो है ये कार्य करते हैं। और ये जो महालेखाकार या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है, सीजीए का पद है, ये इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ कि ये 1976 में सृजित किया गया। हाँ, लेकिन कैग का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में है। कैग जो है वो 1976 तक अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों का कार्य करते थे, लेकिन 1976 से अकाउंटिंग का कार्य अब सीजीए कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार के लिए अभी भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम कौन करते हैं, सीएजी करते हैं। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में आप सीएजी और सीजीए को समझ गए होंगे। चलिए वन लाइनर फैक्ट के बारे में अंतिम में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है उनको हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारी आज की क्लास जो है वो आपका समाप्त होगी। सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखना है कि इनका जो वर्णन है वो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक जो है वो आपका मिलता है। ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित पद है। कैग नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, वेतन भारत की संचित निधि पर होता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, पद मुक्ति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर या महाभियोग द्वारा, और मैंने बताया सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों की जांच करना। साथ ही जो कैग होता है ये बजट निर्माण में भी क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अंतिम में एक सेंटेंस में आपको बताता हूं जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैग को सार्वजनिक द्रव्य का प्रहरी या सरकार का जासूस कहा जाता है। ठीक है, सार्वजनिक द्रव्य मतलब होता है पैसा, तो इसका रक्षा करता है ये, इसीलिए इसको सार्वजनिक द्रव्य का प्रहरी या फिर आपका सरकार का जासूस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने कैग को बहुत ही विस्तार से समझा। आशा है आपको क्लास अच्छे समझ में आई होगी। साथ ही अंतिम में मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जो विद्यार्थी मुझसे पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के, तो वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो आपका जानकारी है वो अभी कुछ देर में आपको स्क्रीन पे जो है वो नंबर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।